Hello student, good morning. In last class we discuss about essential micronutrient या macronutrient. ये essential मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं हमने उनका क्लासिफिकेशन किया. क्लासिफिकेशन में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. अब 2 कैटेगरी जो थी उनकी बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकंड जो थे माइक्रोन्यूट्रिएंट. देखिए हम बात करें कि जैसे ये पार्ट एसेंशियल एलिमेंट टोटल 17. इनमें से 2 कैटेगरी, फर्स्ट के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकंड के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हमने ये डिफरेंस भी किया था कि किसको मैक्रो कहें किसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहें. तो इसके लिए जो था मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये टोटली 9 है. यदि इनकी अमाउंट की बात करें कि मैक्रो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे तो इसके अंदर था कि 1 से 10 मिलीग्राम पर 1 ग्राम ड्राई वेट. ये हमने इसकी कंडीशन दी कि यदि 1 से 10 मिलीग्राम अमाउंट किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की है, किसी भी न्यूट्रिएंट की है, प्लांट के 1 ग्राम ड्राई वेट में, यानी प्लांट का 1 ग्राम ड्राई वेट लें, उसमें कोई भी एलिमेंट्स है वो 1 से 10 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, तब हम उसे ले रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट में. यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो 8 है. यदि इनकी कंसेंट्रेशन या अमाउंट की बात करें तो ये थे 1 ग्राम से लेस, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम. तो ये कहेंगे कि लेस होते हैं, 1 मिलीग्राम से लेस है, होंगे कितने पर 1 ग्राम ड्राई वेट. तो ये रहेंगे कि 1 ग्राम प्लांट का ड्राई वेट लेंगे, उसमें यदि 1 मिलीग्राम से कोई कम वेट का कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है. अब यहाँ पर ये 8 है, ये भी हो गए. अब जो एक एक एलिमेंट जो है उन एलिमेंट्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट या कहें सोइल से उनका एब्जॉर्प्शन किस रूप में होगा, किसी आयन के रूप में या कहें कि किसी दूसरे आधार मॉलिक्यूल्स के साथ है. दूसरा हम ये देखेंगे कि उसके यूज क्या है प्लांट में, और इसके बाद उसकी डेफिशिएंसी जो करेक्ट रहेंगे कि उसकी यदि कमी हो जाए तब उसमें क्या सिम्टम्स या करेक्टर जो होते हैं वो हमें दिखाई दे जाएंगे. तो इसमें से देखिए फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो हम एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. देखिए तीनों का जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको हमने एक साथ इसलिए किया कि एक तो ये इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं तो ये CO2, H2O एंड ऑक्सीजन इस फॉर्म में इन्वायरमेंट से या एयर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इसके बाद यदि हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो है कार्बन जो है CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2O, ऑक्सीजन जो रहता है, इन तीनों ही पार्ट होते हैं इनसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं. इसके बाद इन्वायरमेंट में इन एलिमेंट्स की कभी भी डेफिशिएंसी नहीं आती है, तो प्लांट में भी इन एलिमेंट्स की कोई डेफिशिएंसी करेक्टर शो नहीं हो पाते, क्योंकि हम ये कहें कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे अधिक अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्लांट के यदि हम बात करें तो सिंथेसिस है, यानी हम बात करें स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है. और यदि हम इसकी बात करें ये प्लांट का ये कहें कि 90 से 95% पार्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना हुआ है. यानी एक प्लांट की बात करें उसमें 90 से 95% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट ही प्रेजेंट होता है. इसके बाद देखिए वो चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, चाहे H2O की फॉर्म में रहे, चाहे वह कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहे, चाहे वह फैट की फॉर्म में रहे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इन तीनों एलिमेंट्स का ही होता है ये पार्ट.
इसके बाद हम सेकंड जो पार्ट है उसकी देखें तो देखें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन यदि प्लांट की बात करें मेन रूप से नाइट्रेट और नाइट्राइट, मेनली नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब होता है प्लांट में। देखिए ये इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, बट इसका एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा होता है और वो नाइट्रेट की फॉर्म में होगा। इसीलिए इसको ये जो एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स है इनके साथ इसको नहीं रखा गया, क्योंकि इसका सोयल से एब्जॉर्प्शन हुआ। इसके बाद हम बात करें कि ये जो पार्ट है ये नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में भी होता है, लेकिन अमोनिया के रूप में बिल्कुल ही लो अमाउंट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात करें कि प्लांट के अंदर कौन कौन से ये यूज आएगा, तो एमिनो एसिड जो रहते हैं उनके फॉर्मेशन में। देखिए एमिनो एसिड के अंदर, एमिनो एसिड में एक कार्बन है, एक NH2 ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप है। तो ये जो नाइट्रोजन है यानी ये स्ट्रक्चर एमिनो एसिड की है, ये स्ट्रक्चर मेनली एमिनो एसिड के, ये R चेंज होता है ओनली। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन है, तो इसका मेन फंक्शन है एमिनो एसिड के सिंथेसिस में। एमिनो एसिड आपस में पॉलीमर बनाते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस, इसीलिए हम ये कहें एमिनो एसिड एंड प्रोटीन के सिंथेसिस में। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में DNA एंड RNA, यानी इसके अंदर आ जाते हैं DNA एंड RNA। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, विटामिन में, हार्मोन्स में। इसके बाद है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो हम ये कहें डिवीजन करती है उन सेल्स में, और मेटाबॉलिकल एक्टिविटी के अंदर ये नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। तो ये कहें कि मैक्सिमम पार्टों में इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन। इसके बाद यदि हम बात करें इसके डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें कि यदि इसके प्लांट को कमी होती है तब क्या होगा, तो प्लांट में यदि इसकी डेफिशिएंसी है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। देखिए ये पार्ट कभी भी सिंथेसिस नहीं होंगे, तो सीधा इनसे अपोजिट हम क्या कहें, एमिनो एसिड का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगी, सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्लोरोसिस, इसका मतलब जो लीफ में जो ग्रीन कलर होता है वो लेस हो जाता है, ये कहें कि क्लोरोसिस होती है। और क्लोरोसिस जो रहती है इसके साथ ही हम ये कहें कि ये क्लोरोसिस फर्स्ट में ओल्ड लीफ जो रहती है उनमें हमें शो होगी। इसके बाद जो है जो यंग जो लीफ रहेंगी या कहीं न्यू जो लीफ रहेंगी उनमें से होगा, पहले ओल्ड लीफ में होगा। इसके बाद इसके अंदर जैसे ये रहता है डीजर्नेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यदि नाइट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी, डीजर्नेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे ही लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डीजर्नेशन होगा तो हम ये कहेंगे कि जो ग्रीन कलर जो लीफ में प्रोड्यूस होता है वो कलर लाइट होता जाएगा, एंड के अंदर वो कहें कि उसका कलर पिंक हो जाता है, और वो जो रहता है उस समय एंथोसाइनिन का सिंथेसिस हो जाता है। हम कहेंगे डीजर्नेशन यानी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, क्लोरोफिल का डीजर्नेशन, और जिससे एंथोसाइनिन पिगमेंट है उसका सिंथेसिस हो जाता है, और लीफ जो है ग्रीन कलर की बजाय पिंक कलर में हमें दिखाई देने लगती है। इसके बाद रिड्यूस रेट है रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आता है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन H2SO4 और HSO4 आयन के रूप में होता है सल्फर का। तो इस यहाँ पर देखिए फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट आयन के रूप में फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर ये देखिए एक स्पेसिफिक पार्ट है कि ये जो फास्फोरस रहता है तो इस फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन या तो H2PO4 या HPO4 नेगेटिव 2 आयंस जो है इसके रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर मेनली देखिए फास्फोरस एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, यानी फास्फोरस है वो फॉस्फेट के रूप में एब्जॉर्ब होगा, इनऑर्गेनिक है।
बट ये जो कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे डीएनए में, जैसे आरएनए में, जैसे एनएडी, एनएडीपी, एटीपी एंड फॉस्फोलिपिड, यानी है इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट और सिंथेसिस करता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर, उनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, उनके अंदर यूज आता है। इसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होती है उनमें रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में और मेरिस्मेटिक रीजन के अंदर इसका यूज होता है। और यदि इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो ठीक है, इससे अपोजिट कर दें, हम ये कहेंगे कि जैसे नेक्रोटिक रीजन इन टिश्यू, नेक्रोटिक रीजन का मतलब रहता है कि जो टिश्यू नेचुरल स्ट्रक्चरल में जो होने चाहिए वो न होकर के उनके अंदर किसी भी प्रकार के जो इननॉर्मलिटी प्रेजेंट हो जाती है, जैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाएगी या उसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे, तो हम ये कहें नेक्रोटिक रीजन प्रोड्यूस हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा न होकर के एक त्रुटि युक्त हो जाता है, एरर आ जाता है एक प्रकार से। इसके बाद देखिए एंथोसाइनिन का सिंथेसिस हो जाएगा। इसके बाद जो है लीफ डिसऑर्डर, जो पत्तियों में भी वही है, लीफ के अंदर भी नेक्रोटिक हो जाता है। इसके बाद कैम्बियम सेट्राइज जो है एक्टिविटी, तो कैम्बियम जो रहता है या फिर कहें कि वेस्कुलर सिस्टम है उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ये इसके फास्फोर्स जो है इसके थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैल्शियम की बात करें हम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन की यदि बात करें तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन के रूप में होता है। कैल्शियम जब सेल डिवीजन की हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट में आता है कि मिडिल लेमिला, यानी जब टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस, उस समय साइटोकाइनेसिस में फर्स्ट में मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है और मिडिल लेमिला के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए मिडिल लेमिला स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में कैल्शियम का यूज होता है। इसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल, देखिए जब भी जो सेल होती है उनके अंदर जो इलास्टिसिटी जो है उसका करेक्टर होता है वो कैल्शियम के कारण ही प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम कहें कि क्रोमोसोम फॉर्मेशन, जब भी डीएनए से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है तो उस समय डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका यूज है क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में भी हुआ। इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो सेल वॉल जो है उसकी इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाएगी। इसके बाद क्लोरोसिस, लीफ के अंदर क्लोरोसिस यानी ग्रीन कलर की कमी होना। इसके बाद लीफ डिसऑर्डर है, लीफ टिप है बेंड डाउनवर्ड होंगे कि लीफ जो है उसमें डिसऑर्डर होगा और लीफ के जो टिप पार्ट रहते हैं वो नीचे की ओर डाउनवर्ड साइड के अंदर फोल्डेड हो जाते हैं, तो इस प्रकार की होंगी और इसको कहते हैं हुक्ड लीफ जो सिम्टम्स। तो इस तरीके के फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये तो थे। अब इसके बाद देखिए कि हमने ये कहा कि ये पार्ट के नाइट्रोजन फास्फोरस किया और इसके बाद देखिए कैल्शियम का किया। अब अगले जो बचे हुए हैं इनको करते हैं। ये नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो पोटेशियम आयन के रूप में सोयल से एब्जॉर्ब किया जाता है। यदि इसके यूज की बात करें प्लांट में क्या यूज रहेगा, तो वैसे पोटेशियम जो आयन रहता है न तो यह सिंथेसिस के अंदर यूज में आता है, किसी भी पार्ट रहते हैं उसके सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, बट ये एंजाइम की एक्टिविटी हुई या कहें कि जो साल्ट होते हैं या कहें कैटाइन के बैलेंस करने में, ट्रांसपोर्ट के अंदर, इस तरीके की यानी एक्सचेंजेबल जो पार्ट रहेंगे उनके अंदर यूज आएगा। तो अब यूज देखिए इसका कैटाइन न्यूट्रेशन में, कैटाइन को न्यूट्रल करने में इसका यूज होगा। सेकंड ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन जो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ऐसे एक पंप की तरह फंक्शन करता है। इसके बाद एनर्जी एक्टिविटी
कि एनर्जेटिक जो भी रिएक्शन होंगी उनके अंदर ये इन्वॉल्व होगा। एंजाइमेटिक है, जो एंजाइम जो रहते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिव करने के अंदर। इसके बाद ऑस्मेटिक रेगुलेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन जो रहती है उसको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ है स्टोमेटा मूवमेंट, जो इससे पहले जो टॉपिक आया था उसमें हमने एक हाइपोथेसिस जो थी उसको स्टडी की थी कि पोटेशियम आयन के बेस पर स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद यदि इसकी डेफिशिएंसी करेक्टर की बात करें तो देखिए इसमें क्लोरोसिस की इसकी जैसे ही डेफिशिएंसी होती है तो क्लोरोसिस हो जाते हैं। पत्तियों के अंदर यदि हम बात करें नेक्रोटिक स्पॉट इन मैच्योर लीफ की मैच्योर लीफ होती है उसमें नेक्रोटिक स्पॉट बन जाते हैं या कहीं उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। इसके बाद डिक्रीज इन रेजिस्टेंसी, देखिए ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट है कि ये रेजिस्टेंसी से या इम्यूनो जो पार्ट रहते हैं उनसे रिलेटेड रहता है। प्लांट के अंदर जो रेजिस्टेंसी होती है या कहें कि जो कोई भी जो पैथोजेंस होते हैं उन पैथोजेंस से जो प्लांट को जो बचाने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर पोटेशियम इन्वॉल्व होता है। इसके बाद स्टोमेटा के रेगुलेशन होता है वो भी डिसऑर्डर हो जाएगा यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम की बात करें। मैग्नीशियम आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। मैग्नीशियम के यदि यूज की बात करें सबसे मेन जो है ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, यानी कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल का मेनली कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम। इसके बाद देखिए एंजाइम एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद है कि जैसे ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है तो हम ये कहें क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी इसका यूज हुआ। इसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ राइबोसोम यूनिट, राइबोसोम की जो लार्ज एंड स्मॉल यूनिट होती है उनका ज्वाइन होना मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन लो होती है तो दोनों यूनिट सेपरेट, यदि मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन यदि इंक्रीज होती है तो दोनों यूनिट जुड़ जाती हैं। यदि और अधिक मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन हो जाती है तो डाइमर बन जाते हैं, दो राइबोसोम जुड़ते हैं, और अधिक हो जाए तो पॉलीमर अनेक राइबोसोम जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोम की जो यूनिट होती है उनका जुड़ना मैग्नीशियम पर डिपेंड करता है और राइबोसोम की यूनिट जुड़ने पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बाद देखिए इसकी डेफिशिएंसी कैरेक्टर में क्लोरोसिस है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद एंथोसाइनिन का सिंथेसिस हो जाएगा और इसी के साथ हम ये कहें कि प्रोटीन सिंथेसिस है ये भी स्टॉप हो जाता है क्योंकि राइबोसोम की यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। राइबोसोम की यूनिट जब भी ज्वाइन होती है उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके बाद देखिए हमने ये सभी पार्ट्स हैं इनको किया। इसके बाद यदि हम बात करें मैग्नीशियम कैल्शियम क्या एक सल्फर बचा है इसको करते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि एक पार्ट आ जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनको क्रिटिकल एलिमेंट्स बोलते हैं कि इन एलिमेंट्स जो है इनकी सोइल के अंदर हमेशा ही कमी बनी हुई रहती है, क्रिटिकल रहते हैं, क्रांतिक रहते हैं ये कि इनकी हमेशा कमी रहती है सोइल में। ठीक, इसके बाद देखिए अगला जो है सल्फर है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फेट आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके अंदर है यदि बात करें कि एमिनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन बी एंड को एंजाइम के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। यानी मेनली हम बात करें एमिनो एसिड्स के अंदर सल्फर होता है तो उनके सिंथेसिस में, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन के सिंथेसिस में, और यदि हम बात करें कि कुछ विटामिन हैं जैसे बी है और को एंजाइम में इनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही देखिए क्रूसीफेरी जो फैमिली के प्लांट हैं उन प्लांट्स के अंदर जो स्मेल आती है, तीखेपन की जो आती है वो सल्फर के कारण होती है। यदि हम बात करें उसमें ये सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी कैरेक्टर की बात करें तो इसमें क्लोरोसिस होता है। इसके बाद एमिनो एसिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस है वो स्टॉप होगा।
इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड टिश्यू, देखिए इसके डेफिशिएंसी से जो थिक वॉल जो टिश्यू होते हैं, जैसे जाइलम हुआ, जैसे स्क्लेरेनकाइमा हुआ, इनका सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। तो ये हुए इसके बाद देखिए ये जो पार्ट थे अब तक ये वो सब ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसके बाद अगले जो पार्ट आते हैं वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसके अंदर हम इन सभी जो 8 एलिमेंट्स है इनकी स्टडी करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें फर्स्ट हम लेते हैं आयरन। ये आयरन जो रहता है फेरिक आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा फेरिक आयन के रूप में। इसके बाद है इसका यूज सेल डिवीजन में, रेस्पिरेशन में, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसपोर्ट होता है जिससे एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो हम ये कहें कि रेस्पिरेशन ईटीएस में एटीपी सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्व होता है, इसको हम साथ में एटीपी भी लिख सकते हैं इस तरीके। इसके बाद है यहाँ पर साइटोक्रोम सिस्टम, जैसे फेरिडॉक्सिन होता है, साइटोक्रोम ए होता है, बी होता है, सी होता है, उनके अंदर आयरन जो रहता है वो प्रेजेंट होता है। तो साइटोक्रोम जो सिस्टम रहता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहें या क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। इसके बाद में हम बात करें कि क्लोरोफिल सिंथेसिस, देखिए ये इसका क्वेश्चन है, कई बार आता भी है कि ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है बट क्लोरोफिल सिंथेसिस में यूज होता है, या कहें कि वहां पर इसका प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी ये यूज आता है। अब इसके डेफिशिएंसी कैरेक्टर की बात करें तो क्लोरोसिस, देखिए क्लोरोफिल के यूज में आ रहा है, यदि आयरन की डेफिशिएंसी होगी क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा, इसका अलग क्लोरोसिस होगा। इसके बाद फोटोसिंथेसिस, इसके बाद रेस्पिरेशन, ईटीएस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी। इसके बाद है प्लांट ग्रोथ है या सेल डिवीजन है वो स्लो हो जाता है, ये इसके यूज है। इसके बाद देखिए बोरोन की बात करें तो बोरोन जो रहता है बोरेटाइन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। यदि हम बात करें कि इसका यूज तो ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम ये कहें कार्बोहाइड्रेट है उसको लीफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हुआ, वहां से प्लांट के सभी पार्ट या रूट तक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बोरोन के कारण ही होता है, या कहीं बोरोन उस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है पोलन जर्मिनेशन के अंदर, देखिए इससे पहले जो हमारा लेसन आया था प्लांट रिप्रोडक्शन उसमें भी हमने कहा था कि पोलिनेशन, जैसे पोलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के अंदर बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इसके रिक्वायरमेंट में। इसके बाद सेल डिवीजन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन साइकिल में यूज होता है। इसके बाद डेफिशिएंसी कैरेक्टर, इसके अंदर देखिए जो लीफ रहते हैं उसके अंदर ये देखिए बाकी से अपोजिट है कि लीफ के अंदर यदि बात करें थिक एंड डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, कि जो अदर जो एलिमेंट्स है उनके अंदर क्लोरोसिस हो रहा था, ग्रीन कलर जो है वो कम हो रहा था, लेकिन इसमें डार्क ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, जो थिकनेस बढ़ जाती है लीफ की, स्पॉट बन जाते हैं उसमें। अब इसके बाद पोलन जर्मिनेशन नहीं होगा, इसके बाद प्लांट जो है वो ड्रॉप रह जाते हैं या कहीं कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके साथ ही देखिए जो आयरन जो रहता है और जो बोरोन रहता है इन दोनों को हम ये कहें कि इन दोनों के बीच में भी रखा जाता है, या कहें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट के बीच में बोरोन एंड आयरन को इन्वॉल्व किया जाता है, कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी अमाउंट है इन दोनों के बीच में रिक्वायरमेंट होती है, कभी तो ये मैक्रो में कन्वर्ट हो जाती है, कभी ये माइक्रो में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इनको दोनों के बीच में या इंटरमीडिएट भी रखा जाता है इनको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी बात करें, ये अगला एलिमेंट्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन के रूप में एब्जॉर्प्शन होता है। इसके यूज की यदि बात करें तो एंजाइम एक्टिवेशन, यानी एंजाइम को एक्टिव करने में ये इन्वॉल्व है। इसके बाद यदि हम देखें कि देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, या कहें ईटीएस है, या कहें कि साइटोक्रोम सिस्टम है, उन सभी के अंदर मैग्नीशियम आयन जो रहता है वो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये कहीं कंपलसरी होता है। यदि मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो रिएक्शंस है स्लो हो जाती हैं।
तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद जो मैग्नीज जो रहता है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद जो मैग्नीज जो रहता है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल्स को लाइसिस करने में भी इन्वॉल्व होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो देखिए क्लोरोसिस है। इसके बाद लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रूट का डेवलपमेंट है उससे वह लिमिटेड हो जाता है, रूट डेवलप नहीं होती है। इसके बाद है मार्स स्पॉट ऑफ पी, कि पी प्लांट के अंदर मार्स स्पॉट डिजीज हो जाती है। इसके बाद ग्रे स्पीक ऑफ ओएट, कि ओएट के अंदर ग्रे स्पीक डिजीज होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जैसे जिंक है, जिंक आयन के रूप में एब्जॉर्प्शन हुआ। इसके बाद इसका यूज है ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस, जैसे ऑक्सिन है इंडोल एसिटिक एसिड, इसके सिंथेसिस में जिंक इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम कहें एंजाइम एक्टिवेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद डेफिशिएंसी सिंड्रोम की बात सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर लीफ जो होती है उनमें डिसऑर्डर हो जाता है। देखिए इसके अंदर जो रहता है कि ग्रोथ हार्मोन है, इसीलिए इसके जो डेफिशिएंसी से लीफ की ग्रोथ कम हो जाएगी और लिटिल लीफ हो जाता है। इसके बाद है फ्लोएम जो है उसका डेवलपमेंट या इसका फॉर्मेशन जो रहता है वो स्लो हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि हमने जो आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है और जिंक है, इन एलिमेंट्स की स्टडी की। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है उनको देखें। नेक्स्ट है कॉपर। एक क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस आयन के रूप में सोयल से एब्जॉर्ब रहता है, इन क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन। इसके बाद इसका जो यूज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो रहती है उनमें रहता है, या फिर कहें कि जो साइटोक्रोम जो सिस्टम रहता है, जो साइटोक्रोम सिस्टम रहेगा, या कहें कि जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर ये यूज में आता है। इसके बाद में हम बात करें कि इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, तो इसके अंदर जो है विल्टिंग एंड कलरिंग ऑफ लीफ, कि इसके अंदर जो लीफ रहती है उसमें विल्टिंग हो जाती है, कलरिंग जो हो जाती है। तो यहाँ पर विल्टिंग होते ही जो लीफ रहेंगी वो जैसे ये कहीं फ्लैसिड हो जाएंगी और डेथ हो जाती है। इसके बाद ये कहीं डाई बैक डिजीज है इन सीट्रस प्लांट, सीट्रस प्लांट के अंदर जो डाई बैक डिजीज होती है उसमें भी जो लीफ रहती है उस पर स्पॉट बन जाते हैं, तो ये भी इसी के कारण है। इसके बाद क्लोरोसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो है मोलिबडेनम, तो मोलिबडेनम जो है मोलिबडेनम ऑक्साइड के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर यूज आता है। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो ये कहें मोटलिंग ऑफ लीफ एंड क्लोरोसिस, की क्लोरोसिस एंड ये कहें कि क्लोरोसिस डिजीज हो जाएगी, एक दूसरा जो लीफ रहते हैं उसके अंदर मोटलिंग जो डिजीज होती है वो हो जाएगी। इसके बाद एक गए वीप टेल डिजीज इन कैलीफेरस, जो कैलीफ्लावर जो प्लांट होता है जिसको फूल गोभी बोलते हैं, उसकी पत्तियां हैं उसमें डिसऑर्डर हो जाता है तो वीप टेल डिजीज बोलते हैं। ये भी इसके मोलिबडेनम के कारण ही होते हैं, इसकी डिफिशियंसी से होता है। इसके बाद हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन की बात करें क्लोराइड आयन के रूप में। इसका मेन जो फंक्शन रहता है वो आयन को बैलेंस करने में, जैसे पोटेशियम है वो भी बैलेंस करने के अंदर मैक्सिमम यूज में आता है, वैसे ही हम ये कहें कि क्लोराइड भी बैलेंस के अंदर यूज में आता है। इसके बाद यदि कहें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, बैलेंसिंग एनाइन कैटाइन में। इसके बाद डेफिशिएंसी कैरेक्टर की बात करें तो ये कहें कि लीफ है नेक्रोसिस, यानी वही है लीफ के अंदर एक त्रुटियां होना। इसके बाद ये कहें कि फ्रूट फॉर्मेशन रिड्यूसिंग एंड फ्रूट साइज रिड्यूसिंग, फ्रूट के फॉर्मेशन एंड उसकी साइज के अंदर रिड्यूसिंग हो जाता है, कमी आ जाती है। इसके बाद हम कहें निकिल, देखिए निकिल को 17 नंबर का एलिमेंट्स माना जाता है, कि सबसे लास्ट में इसी को डिस्कवर किया एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में। ये जो मेन रहता है एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में। ट्रांसपोर्ट इन नाइट्रोजन जीनियस जो है कंपोनेंट है, इन जिन कंपोनेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उनके ट्रांसपोर्ट में यूज आता है। इसके बाद डेफिशिएंसी से यदि बात है क्लोरोसिस है और नेक्रोटिक डिजीज हो जाती है। तो हमने ये सभी जो पार्ट हैं इन सभी पार्ट्स को किया, जिसके अंदर हम बात करें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट थे। तो एक एक न्यूट्रिएंट के कारण क्या यूज आता है प्लांट में, क्या उसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं, उनको हमने देखा। तो ये पार्ट है। अब देखिए
इसके बाद जो है कि कुछ एक दो पार्ट छोटे हैं उनको और देखिए इनके। देखिए कि कैल्शियम और बोरोन जो एलिमेंट्स रहते हैं, यदि इनकी डेफिशिएंसी कैरेक्टर या सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो टर्मिनल बड पर अपीयर होते हैं। यानी जो प्लांट है उसके जो टर्मिनल जो बड रहेंगे उनके ऊपर जो कैरेक्टर शो होते हैं वो सबसे फर्स्ट में कैल्शियम और बोरोन है। जैसे ही कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो टर्मिनल बड पर इनके कैरेक्टर शो हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम, यदि इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो ये ओल्ड लीफ पर शो होंगी सबसे फर्स्ट में। यानी फर्स्ट में ओल्ड लीफ पर, उसके बाद यंग लीफ पर शो होती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स मोबाइल एलिमेंट्स हैं, या कहें कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये मूवमेंट कर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ओल्ड लीफ से यंग लीफ के अंदर ये ट्रांसफर कर जाते हैं। तो ओल्ड लीफ में तो शो होंगे करेक्टर, एंड जो यंग लीफ है उसके अंदर बाद में शो होते हैं। देखिए जब भी कोई लीफ होती है वो हम ये कहें कि लीफ जो है वो अधिक लंबे टाइम की हो जाती है तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और यंग लीफ होती है उनके अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो सभी एलिमेंट्स का नहीं होता है, केवल इन एलिमेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो प्लांट फर्स्ट में ओल्ड लीफ का ये जो न्यूट्रिएंट है इनको लेगा और यंग लीफ के अंदर भेजेगा, जिससे यंग लीफ के अंदर के कैरेक्टर पहले शो नहीं होंगे, किस में हो जाएंगे, ओल्ड लीफ में, क्योंकि उनसे प्लांट हटा देता है। इसके बाद है कॉपर, सल्फर और आयरन और मैग्नीशियम, ये इमोबाइल एलिमेंट्स है कि ये जिस भी लीफ में रहेंगे उसी में रहेंगे, प्लांट इनका एब्जॉर्प्शन वापस नहीं करता, या कहें कि इनका ट्रांसफर नहीं कर पाएगा दूसरी लीफ में। तो इसीलिए ये ओल्ड लीफ में है। यदि प्लांट में कमी होगी तो ओल्ड में तो ये प्रेजेंट है, इनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, इनका ट्रांसफर हो जाता है। तो इनका ट्रांसफर नहीं होगा तो यंग लीफ के अंदर इनकी डेफिशिएंसी होगी, तो फर्स्ट में कैरेक्टर होंगे वो यंग लीफ के अंदर इनके कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड जो पार्ट थे उनको हमने किया। अब इनके आगे आएगा कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, ये मेथड आएंगी, या कहें कि इनकी कुछ एक थ्योरियां आएंगी।